Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to end our the series of Origin of the King Manu, and this is totally the last part of the series. And to our topics today are: first topic of this video is the organization of the state. Second is the work of superintendent. Third is the work and supervision of official. Fourth topic is the wages and taxes and duties. And our fifth topic is the adjudicating lawsuit. And our sixth topic, morning routine and the evening routine. ठीक है, तो these are the 6 topics of this video. So let's begin. सो यस, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट से कंटिन्यू करते हैं. इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या देखा था? उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से एक जो किंग है उसको अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है, ठीक है. और जो किंग है उसको अपनी कंट्री को, एक अपनी रिलीम को रन करने के लिए किस तरीके की गवर्नेंस की पॉलिसी चाहिए. इनकी किंग एक रिस्पेक्टेड किंग होना चाहिए, क्षत्रिय का धर्म निभा रहा हो वो, उसे अपने दुश्मन की वीकनेस के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है. अपनी वीकनेस अगर वो उसको पता लग जाती है दुश्मन को, किंग के वीकनेस, तो उसको छुपाना आता हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. तो अब हम चालू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट और गवर्नेंस ऑफ विलेजेस एंड टाउन. अब किंग को तो पता लग गया कि किस तरीके से राज्य को चलाना है, लेकिन अब राज्य के अंदर विलेजेस और टाउन भी आता है. विलेजेस माने गांव और टाउन माने शहर, ठीक है. तो विलेजेस और टाउन में किस तरीके की पॉलिसीज़ लानी है, तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट यही है कि किंग को क्या करना चाहिए. हर एक 5-6 विलेज के अंदर सिपाहियों को तैनात कर देना चाहिए, ठीक है. अगर कोई भी कुछ गलत काम करता है तो वो जानकारी किसको होनी चाहिए? सिपाहियों को होनी चाहिए. सिपाही भी प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, जनता के लिए, ठीक है. इसमें ये बता रखा है. कॉन्स्टेबुलारिस का मतलब होता है सिपाही. इसकी स्पेलिंग देखो, ये है कॉन्स्टेबुलारिस, ठीक है. आवर सेकेंड टॉपिक इज द ही शुड अपॉइंट सुपरिटेंडेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन विलेज. एक सुपरिटेंडेंट होता है हमारा, जैसे हमने ऑफिशियल पढ़े थे ऐसे एक सुपरिटेंडेंट होता है. किंग को एक सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट करना है. किस पे? एक विलेज पे एक सुपरिटेंडेंट, ठीक है. 10 विलेज पे एक सुपरिटेंडेंट, 10 विलेज पे 10 समझ लो, ठीक है. और 20 विलेज और 100 और 1000 विलेज पे किंग को क्या अपॉइंट करना है? एक सुपरिटेंडेंट अपॉइंट करना है, ठीक है. अब यहाँ पे ये इतना समझ आ गया सुपरिटेंडेंट कौन होता है? जो क्या करता है? देख रेख करता है कि क्या टैक्सेस को सही से लिया जा रहा है. ऑफिशियल हमने पढ़े थे, ऑफिशियल भी यही देख रेख करता है, लेकिन ऑफिशियल के ऊपर ये जो होता है वो होता है हमारा सुपरिटेंडेंट, जो बिल्कुल ध्यान रखता है कि हाँ इस विलेज के अंदर, जिलों में हमारे ऑफिशियल्स तैनात होते हैं ना, लेकिन हर एक ज़िले का एक सुपरिटेंडेंट होता है. जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सुपरिटेंडेंट को आके क्या देते हैं? जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टेट के रिगार्डिंग या रिलीम के रिगार्डिंग या विलेज या फिर टाउन, ठीक है. तो वर्क्स ऑफ सुपरिटेंडेंट जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर विलेज में कोई भी चिंताजनक स्थिति आती है या कोई ट्रबल अराइज होता है तो सुपरिटेंडेंट विलेज का जो होता है वो क्या करता है? रिपोर्ट करता है 10 विलेजेस के सुपरिटेंडेंट को, और वो जो 10 विलेज का सुपरिटेंडेंट है वो 100 विलेज के सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट, ऐसी 100 वाला 1000 को और ऐसी 1000 वाला 1 लाख को करते रहते हैं ये लोग आगे. और उसके बाद जाकर जो सबसे आगे वाला जो सुपरिटेंडेंट होता है वो किंग को अप्लाई बताता है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है. आपको ये लग रहा होगा बहुत लंबा प्रोसेस है, बट नहीं, ये उतना लंबा नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल करती थी उस टाइम पे. हाँ, एक दिन लग सकता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खबरी होते थे, दूत आपने सुना होगा, ठीक है. वही हमने दूत का भी इसमें एनवॉय के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है. तो यस, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ वन विलेज गेट बेनिफिट फ्रॉम वन फैमिली. अगर देखो अब ये सुपरिटेंडेंट फ्री में तो काम करेगा नहीं, ठीक है. तो ये क्या करता है? अगर वो एक विलेज का सुपरिटेंडेंट है तो वो क्या करेगा? एक फैमिली से उसे बेनिफिट मिल रहा होगा, किसी भी फैमिली से नहीं, एक अच्छी इलस्ट्रियस फैमिली जो इसको बेनिफिट प्रोवाइड करे. 20 विलेजेस के 20 विलेजेस का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको 5 फैमिलियों से मिलेगा, ठीक है. और ऐसे जो 1000 वाला होगा उसको एक पूरे टाउन से मिलेगा, एक विलेज से मिलेगा. तो इस तरीके से चीज़ें आगे चलती है. अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल आ गया. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑफिशियल्स के बारे में, ठीक है. यहाँ सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल यही है कि अगर कोई ऑफिशियल गद्दार निकलता है या फिर स्विंडलेस जिसको हम बोलते हैं, ठग निकलता है, तो उसके लिए एक सुपरविजन की ज़रूरत है. इसलिए सुपरिटेंडेंट को हर सिटी में एक रखा जाता है, ठीक है, कि वो जो किंग की तरफ वो लॉयल रहे सुपरिटेंडेंट. तो सुपरविजन ऑफ ऑफिशियल के अंदर यही है कि किस तरीके से ऑफिशियल का सुपरविजन करते हैं सुपरिटेंडेंट्स. तो ये वहीं से रिलेट हो रहा है.
अगला है हमारा वर्क्स ऑफ ऑफिशियल और जनरल मैनेजर। ऑफिशियल्स को आप लोग जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम वर्ड्स। ऑफिशियल्स को वर्क्स क्या है, हमने पढ़ लिया था पहले कि इनको टैक्स कलेक्ट करना होता है, ठीक है, जा जाके। और ऑफिशियल मस्ट एक्ट लाइक अ फादर ऑफ द रिलीम, ठीक है, फादर ऑफ पीपल, उसको इस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारा कलेक्टर भी था, यहाँ पे थोड़ा, हाँ ठीक है, कलेक्टर था हमारा, वो कलेक्टर था, यस कलेक्टर था, ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल तो देख रेख करता है किंग के दरबार में, ठीक है, ऑफिशियल नहीं था, ये करेक्ट कर लेना यहाँ पे। सो यस, ही शुड ऑलवेज लुक ऑल द ऑफिशियल पर्सनली, ठीक है। ही शुड थॉरोली कंडक्ट जुरिस्डिक्शन थ्रू रेजिडेंट स्पाइस। किंग का जो ऑफिशियल होगा वो अपॉइंट किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन अगर वो जो किंग का ऑफिशियल है वही ठग निकला तो क्या करेंगे? दैट इज़ वाई हमें किसकी ज़रूरत होती है? सुपरिटेंडेंट की ज़रूरत होती है, कि सुपरिटेंडेंट उस पर भी नज़र रखे, ऑफिशियल पर भी। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू स्टडी हियर। ये देखो, ये ज़्यादा मतलब वैसे टॉपिक नहीं है जो समझाया जाए इसके अंदर, ठीक है, तो बस इतना ही है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन देयर विल एविल माइंडेड पीपल अराइज इज ड्यूटी ऑफ द किंग टू कॉन्फिस्केट ऑल द प्रॉपर्टी एंड सेंड देम टू एक्साइल। कि अगर एविल माइंडेड पीपल अराइज होते हैं तो ये किंग की ड्यूटी होती है कि वो उसको मतलब जेल में डाल दे, ठीक है। तो ये यहीं पर है, ऑफिशियल से रिलेटेड है कि ऑफिशियल अगर गद्दार निकलता है तो उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया जाए किंग के द्वारा और उसको जेल में डाल दिया जाए। फिर आता है वेजेस। यहाँ पे वेजेस बात हो रही है, वुमेन्स की भी बात होगी, यहाँ पे मेंस की भी बात होगी, और जो और लोग काम कर रहे हैं सिपाही वगैरह उनकी भी बात होगी। कि जो वुमेन्स के लिए क्या बोला गया है, उनकी जाति के अनुसार, उनके जो पोजीशन के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है उसके अनुसार उनको क्या रॉयल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जैसे कि अगर कोई नीचे बॉटम एरिया के जो लोग हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, जैसे कि जो झाड़ू पोछा टाइप करते हैं, उनको एक पण दिया जाए। पण आपको पता है उस टाइम पे करेंसी को पण बोलते थे, ठीक है। और जो नीचे वाले लोग हैं, जो बॉटम वाले एरिया में लोग आते हैं बॉटम लाइन में, उनको पण प्रोवाइड किया जाए। और जो 6 पण फॉर दोज एट द टॉप, और 6 पण हर महीने टॉप के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, जो कि देख रेख करते हैं, ठीक है, खाना ढंग से बन रहा है या नहीं, उस टाइप से, जमींदार टाइप से। एंड ऑल्सो सेट ऑफ क्लोथ वर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में एक कपड़ा देना चाहिए उनको, सेट ऑफ क्लोथ्स। एंड 1 ड्रॉन ऑफ ग्रेन, इनकी एक ग्रेन की ड्रॉन माने एक बोरी देनी चाहिए उनको खाने के लिए। तो ये वेजेस इस टाइप से, उसमें वेजेस का मतलब आप सोच रहोगे सैलरी, बट उस टाइम पे खाना ज़्यादा चलता था, पैसों से ज़्यादा खाना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, डेट इज़ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हमने पहले ही पढ़ लिया कि कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है टैक्सेस को और सुपरवाइजर उन पे नज़र रखता है, ठीक है। तो किंग शुड रिलीव टैक्स ऑन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे क्या है, किंग के बारे में बता रहा है, किंग को किससे टैक्स लेना है? किंग को उनसे टैक्स लेना है जो ट्रेडिंग कर रही है, हमने पहले भी पढ़ा है। जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहले भी पढ़ा है क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये समरी होने वाली है, ठीक है बस। तो किंग शुड रिलीव टैक्स ऑन ट्रेडिंग आफ्टर नोइंग द मेंटेनेंस। किंग उस पर उन ट्रेडर्स पे वो लगाएगा टैक्स जब उसको पता लग जाएगा कि हाँ इसकी परचेज और सेल इतनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाएगा। ये नहीं, अगर हम ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारी सेल ही नहीं हो रही है और किंग हमसे टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि ये किंग का रूल नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है। किंग शुड रिलीव टैक्सेज इन हिज रिलीम आफ्टर केयरफुल कंसाइडरेशन, कि वो ये उसको देख रेख कर अपनी केयरफुल कंसाइडरेशन के बाद ही क्या करना है, टैक्सेस को लगाना है। फिर अगला है हमारा कि किंग शुड गैदर टैक्सेस फ्रॉम हिज रिलीम और लिटल एट अ टाइम, मतलब थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा टैक्स ले, एकदम से ज़्यादा टैक्स ना ले ले किंग। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार किसानों की फसलें खराब, उस टाइम पे किसान लोग जो थे ज़्यादातर किसान ही थे और ट्रेडर्स थे बस। अगर इनकी खेती खराब हो जाती है तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता ना कि वो टैक्स दें। तो किंग को समझना चाहिए इस चीज़ को और फिर वो उससे टैक्स ना ले। तो यही है इसके अंदर, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर और है कि अगर एट द टाइम ऑफ डेथ किसी भी स्कॉलर की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसके कारण? हंगर के कारण, तो वैदिक स्कॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो कि किंग की ड्यूटी बनती है कि वो उसको खाना प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वैदिक स्कॉलर्स का बहुत सम्मान किया जाता था उस टाइम पे भी। जैसा हमने पढ़ा था कि जो किंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ब्राह्मण्स की, चाहे उनको वेद्स की नॉलेज हो या वेद की नॉलेज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आफ्टर केयरफुल एग्जामिंग द, बस इसमें यही है, देखो और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यस, दिस इज़ द टॉपिक ना, एडजस्टिंग लॉ सूट। एडजस्टिंग का मतलब होता है निर्णय और लॉ सूट का मतलब होता है मुकदमा, यानी कि मुकदमा जो चल रहे हैं उनका निर्णय किंग कैसे ले। इसके अंदर यही है कि अगर किंग जो है उसको बिल्कुल
एकदम अच्छे से हियरिंग करके, अच्छे से सुनकर, एकदम उसकी डीप में जाकर उस चीज़ को समझकर उस केस को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, इमोशंस में आके नहीं करना चाहिए। जो सही है उस चीज़ उस टाइम उसके अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना चाहिए। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर किंग अब केस को सुनते सुनते, लॉ सूट्स को सुनते सुनते थक जाता है, तो किंग को एक ऐसे मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए जो जिसको क्या हो, पॉलिटिक्स की नॉलेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये किंग कर सकता है। तो यही था कि किंग अपने डिसाइड क्या कर सकता है, डिसिप्लिन्स के साथ एक किसी उसको मिनिस्टर को जिसको नॉलेज हो लॉ की, उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारा मॉर्निंग रूटीन। देखो ये भी बहुत आसान है। मॉर्निंग रूटीन में आपका ये बताया जाएगा कि किंग की ड्यूटी क्या है, कि जब वो सुबह उठता है उसको वेद पढ़ने चाहिए, मतलब अपना स्नान वगैरह करके जल्दी वेद पढ़ने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, सुबह उठकर अपने दरबार में जाना चाहिए, दरबार में जाकर उसको प्रजा को इन्फॉर्म करना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए दिन के बारे में, और जो भी चीज़ें उसके साम्राज्य में चल रही हो वो ऑफिशियल, सुपरवाइज़र, कलेक्टर्स, इन सब से जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, अपनी रिलीम को आगे बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग प्रोसेस सोचने चाहिए कि किस तरीके से अपने साम्राज्य को और ज़्यादा एक्सर्ट किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किंग सोचता है मॉर्निंग रूटीन के अंदर। और किंग के पास जब टाइम बचा होता है, थोड़ा टाइम, जब उसके साथ कोई ऑफिशियल नहीं होता, कोई नहीं होता, जब वो खाली होता है, तो किंग को क्या करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। ही हैड टू थिंक अबाउट हिज रिलीम, कि कैसे किस तरीके से और साम्राज्य को आगे बढ़ाया जाए। एक्सपेंडेशन इज़ द राइट वर्ड हियर, कि एक्सपेंड किया जाए अपनी रिलीम को, और किस तरीके से मतलब गरीबों की समस्याओं का हल निकाला जाए। तो ये सब चीज़ें किंग अपने मॉर्निंग रूटीन में देख सकता है। और एक लास्ट हमारा आ रहा था इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन में किंग को क्या करना चाहिए, पूरे दिन की जानकारी लेनी चाहिए कि किस तरीके से क्या पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं साम्राज्य के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर कोई मतलब दूसरे किंग का या दूसरे एरिया का जो किंग है, ठीक है, वो हम पे कुछ हमला नहीं करने वाला है। इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन रात को उसको लेनी चाहिए, और फिर रात को फिर उसको जाना चाहिए अपने घर में, और फिर अब अच्छे से ना अपना नहा धोकर और फिर उसको सो जाना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हम इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म कर रहे हैं पार्ट 6 पर। हाँ, हालांकि ये आगे और भी है, बट मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतना ही है। ठीक है, और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आई विल ऑब्वियसली गिव यू रिप्लाई। So that's all for today. Okay. Yes, bye.